आज हम स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का नया चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसके अंदर हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली क्या रहता है, एक मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की फॉल करेंगे, जिसके कारण वो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइट, सनलाइट भी हो सकती है इसके अंदर, या अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती हैं, किसी भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जिसकी कोई मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा, उस मेटल के ऊपर फॉल करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का, उसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रॉन एमिशन की। तो सबसे पहली टर्म आती है हमारी इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या रहता है, किसी भी एक सरफेस से, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करना। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of metal is called the electron emission. There are some ways by which we can eject the electron from the surface of metal, like a field emission, thermionic emission and photoelectric emission. एक इसके अंदर और भी होते हैं जिसको हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। देखो, फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है, फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम लोग किसी भी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड आता है इसके अंदर थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक के नाम से शो हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग थर्मल। थर्मियोनिक एमिशन मींस किसी भी मेटल को हीट करना, लाइक हम किसी एक रोड को गर्म करते हैं, तो आप देखते हो रोड को गर्म करने के बाद वो रेड हॉट हो जाती है। इसका मतलब वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है। जब वो एक्साइट होकर के अपनी स्टेट में वापस आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं। सो इट मीन्स दिस इज अ वे टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हमारा इस चैप्टर का थीम है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, किसी भी सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे फोटोन को स्ट्राइक करवाएंगे। फोटोन मीन्स सनलाइट, वो स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो फोटोन जो एनर्जी कैरी करते हैं, उस एनर्जी को उस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहां पे जा करके कोई भी वहां पे पार्टिकल होगा लाइक अ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेंगे, इजेक्ट करवा देंगे। तो मतलब अपनी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब अगली टर्म आती है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जो आउटर शेल होता है मेटल्स का, उसके अंदर कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि थोड़ी बहुत एनर्जी लेने के बाद क्या होता है, उस ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाते हैं। सो हेंस वी कैन से दैट देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूव इजीली। और नेक्स्ट है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये मैं आपको बता चुका हूं ऊपर ही, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द लाइट रेडिएशन ऑफ द सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक मेटल है, इसके ऊपर हमने कोई लाइट फॉल करवाई, तो इस लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन मीन्स दीज आर द पार्टिकल्स। ये क्या करेंगे, ये स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा, जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन तो मेनली ये हम लोग हमारे घरों पे भी जैसे सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल, तो सोलर पैनल के ऊपर ये जो जितना भी फिनोमिना रहता है, ये सारा यही होता है। तो उसमें जो करंट होता है उसे हम फोटो करंट ही बोलते हैं। जैसे समटाइम्स क्या होता है, क्लाउड्स आ जाते हैं आगे, तो क्लाउड के आने के बाद सनलाइट आनी बंद हो गई, तो सनलाइट आनी बंद हो गई तो फोटोन आने बंद हो गए, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये हम डिस्कस करेंगे आगे इसके अंदर कि किस तरह से ये अफेक्ट करती है लाइट की इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट इसके अंदर आती है एक टर्म वर्क फंक्शन। अब देखो, यहां से जो लाइट आ रही है, इसका कोई मिनिमम वर्क फंक्शन होगा, मतलब इसके पास कोई मिनिमम एनर्जी होगी जिसको हम फाई नॉट बोलते हैं। वो एनर्जी क्या करेगी, इस सरफेस से क्या करेगी, लाइट को निकालेगी। अब जैसे मैंने अभी बताया, क्लाउड सामने है, क्लाउड से ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ये मेटल दिख नहीं रहा, मेटल तो दिख रहा है ना, बट क्लाउड के कारण वो लाइट जो थी, जो उस लाइट के अंदर एनर्जी थी, वो क्लाउड के आने के बाद उतनी नहीं रही जितनी इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। जैसे आपका एग्जाम रहता है, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम है, तो इसमें 23 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ना पास होने के लिए। तो सेम थिंग इज, तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है हर एक चीज का। अब यहां से आपको मेटल से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी जो देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, राइट।
एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 नोट से। मैंने अभी बोला जैसे फ्रीक्वेंसी, तो ई की वैल्यू जो होती है ना एनर्जी की, एच न्यू होती है। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू नॉट का मतलब कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे इसके अंदर अगली टर्म आती है कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल कौन सा होता है? जब हम लोग इसका एक अरेंजमेंट बनाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे। मैं दिखा देता हूं आपको ये सर्किट। ये जो सर्किट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल दे रखा है इस प्लेट के ऊपर। जब ये लाइट आ रही है तो लाइट आने से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हम ना इस पोटेंशियल को ना चेंज कर देते हैं और इसको पोटेंशियल को ना ऐसा सेट कर देते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है, हमने ये प्लेट लगा दी, अब इसके ऊपर ये फोटोन स्ट्राइक करेंगे, तो हमने इस प्लेट के साथ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट सेट कर दिया कि, और अरेंजमेंट का मतलब इसको हमने ना वोल्टेज से सेट कर दिया इस तरह से, बैटरी से। तो बैटरी का पोटेंशियल हमने इतना कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से निकल रहा था ना, वो निकल के एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। इसका मतलब क्या होता है, फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है वो काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल रहेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, EV0। अब ये बना कैसे, इसके लिए आपको यूनिट 1 थोड़ा सा आना चाहिए, जैसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। अब आप सभी ने वर्क पावर एनर्जी और वर्क डन के बारे में पढ़ा होगा। वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन को मैं काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूँ K मैक्स। और चार्ज किसका होता है, अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। तो वर्क डन को मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, और यहाँ पे E है मतलब Q को मैंने E मान लिया। तो पुट करेंगे अगर आप इसको, वर्क डन को K पुट करो, डिवाइड बाय E पुट कर दो, और ये वो पोटेंशियल है जब करंट जाना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, EV0। ये छोटा सा इसका डेरिवेशन है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। और बाकी आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv² होता है। V की वैल्यू मैक्स कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे वर्क डन चाहिए होता है मिनिमम, ऐसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है किसी भी सरफेस से। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इसके अंदर कट ऑफ वेवलेंथ। अब सेम थिंग इज, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम चाहिए होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो वेवलेंथ ज्यादा चाहिए होगी। इसको हम यूज करेंगे आगे, बट एक बार के लिए इसको याद रखो, द मैक्सिमम। जैसे फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम चाहिए होती है ना, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम करेंगे तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये कहाँ से आया, लैम्डा इक्वल्स टू C बाय न्यू कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो वर्ड यूज कर लो। तो विच कैन बी एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। एंड नेक्स्ट इसके अंदर जब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, सबसे पहले ये किन्होंने ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर सबसे पहले साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हमारा यूनिट नंबर 5 वॉल्यूम 1 के अंदर, उसके अंदर जो हर्ट्ज जो है ना, उन साइंटिस्ट ने इन्होंने रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने अपने सेटअप के अंदर ये बता दिया था कि जब जो रेज जा रही हैं किसी भी उनके डिटेक्टर के ऊपर, जो अरेंजमेंट था, तो उसमें था क्या, वैसे बेसिकली उन्होंने एक अरेंजमेंट सेट किया था कि इस तरह से प्लेट्स लगाई जिंक की, और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा दिया, तो इसके साथ एक ऑसिलेटर सेट कर दिया। तो यहाँ से ना कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। ये एक डिटेक्टर मेटल का था, ये स्फीयर था SS, यहाँ पे ना स्पार्क पैदा हो रहा था। अब यहाँ स्पार्क पैदा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये रेज इस पे स्ट्राइक कर रही थी, इस पे कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेज स्ट्राइक करी होंगी, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर गया। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, मान लो करंट ऐसे चल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। करंट तो नहीं चलेगा क्योंकि सर्किट ओपन है, बट मान के चलो यहाँ पे एक पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव ने एयर को आयोनाइज कर दिया। तो कहने का मतलब ये था कि रेज के जाने से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट बन रहा है, इसके अंदर वोल्टेज बन रहा है, नॉट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो हुआ। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक वायर लगा दूं और उसमें बल्ब लगा दूं, इस डिटेक्टर में ऐसे बल्ब लगा दूं, तो ये बल्ब ऑन हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट जा रही थी। ऐसा होता है हमारे घरों में, सोलर सेल, सोलर पैनल छत पे हम लगा देते हैं, लाइट आती है और नीचे आपका फैन, ट्यूबलाइट सब ऑन है।
ठीक है। तो ये हर्ट्ज ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब लाइट होती है, स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसमें से सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्लोज टू सरफेस विच कैन एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी फ्रॉम द इनकमिंग रेडिएशन। कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहते हैं उनको जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो उसको गेन कर लेते हैं, जो उसका क्राइटेरिया होता है। उसके बाद उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक पेयर साइंटिस्ट आया, हॉलवर्क एंड लियोनार्ड। इन्होंने हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा। उन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने अपना सेटअप भी लगाया था, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी जब उन्होंने कहा कि व्हेन द लाइट फेल ऑन अ एमीटर प्लेट, number of electrons were emitted at the all when the frequency of incident light was smaller than the certain minimum value। भाई क्लाउड्स वाली बात होगी। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक सेटअप तैयार कर लिया। सेटअप क्या था, सेटअप ये था, इन्होंने एक ऐसे इवैक्यूएटेड सा एक ट्यूब लिया, तो इस ट्यूब के अंदर इन्होंने यहाँ पे एक प्लेट लगाई, यहाँ एक प्लेट लगाई, इस प्लेट के साथ इन्होंने नेगेटिव सेट कर दिया। मैं नीचे वो टॉगल स्विच वगैरह नहीं लगा रहा, सिंपल बैटरी लगा दी। तो यहाँ पे मान लो लाइट है, इन्होंने क्या करा, ये ग्लास की एक वो है, मतलब एक खिड़की है, विंडो टाइप, यहाँ से लाइट आई है, ये स्ट्राइक करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसमें करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन भाग के। अब इन्होंने कहा, कहना का मतलब ये था कि अगर लाइट को ज़्यादा कर दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटॉन्स की वैल्यू बढ़ेगी ना। अब जितने, मान लो मैं यहाँ से 100 फोटोन गिरा रहा हूँ, तो यहाँ से इसकी कैपेसिटी मान लो कितनी है, इसकी कैपेसिटी मान लो 50 की है, तो ये क्या करेगा, 50 को तो यूज़ कर लेगा उसको निकालने में, और 50 जो होते हैं इसके अंदर वो इसके वेस्ट चले जाएंगे। तो ये 0 से लेके 50 तक तो जाएगा ना। मान लो पहले मैंने यहाँ 10 फोटोन डाले, इसने 10 निकाल दिए, 15 डाले तो 15 निकाल दिए। ज़रूरी नहीं है हर बार उतने निकालेगा, क्योंकि इसको मिनिमम क्राइटेरिया होता है। मान लो 10 में से 5 ही ऐसे लायक हों कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो वो 5 निकल जाएंगे। मान लो 10 के 10 अगर उसके लायक हैं तो 10 के 10 निकल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इनका पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो फोटॉन्स होते हैं उनका अमाउंट जिन्होंने यहाँ पे आके प्लेट को स्ट्राइक करना है। जैसे हम वो खेलते हैं मार्बल बॉल्स, कंचे, यहाँ पे क्या करा, ये 4 कंचे पड़े हैं, यहाँ से एक फेंका तो एक गया, 4 फेंके तो चारों को लगा तो चारों चले गए, सिमिलर। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिला, करंट की वैल्यू बढ़ती है जब हम यहाँ पे सनलाइट या कोई भी लाइट को राइज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ है पहले नंबर का, ये इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों के चारों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारे पास ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है मैंने नेगेटिव लगाई है ना, यहाँ पे अगर हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के कारण वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, मतलब ताकतवर होगा, वो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट हो पाएगा। अब हम इसको जब रोक देंगे, इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। क्यों, जैसे मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, तो अगर मान लो ये इसको बैटरी इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, अगर बैटरी इलेक्ट्रॉन को खींचने में कामयाब नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसका मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है। सेम थिंग इज हियर, इसके ऊपर एक ग्राफ बना दिया गया, ये वाला ग्राफ। तो इसमें क्या है, इस ग्राफ के अंदर देखिए यहाँ पे ये इंटेंसिटीज है I3 I2 I1। अब यहाँ पे ये ग्राफ किस किस के बीच में है, फोटो करंट के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या है, अगर मैं प्लेट को रिवर्स कर देता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, यहाँ पे प्लेट को रिवर्स कर दिया तो वो चीज यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये स्विच दिख रहे हैं इस तरह से, ये वाले यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं P को जब मैं नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं तो मुझे ये वाला ग्राफ मिला, और जब मैं P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा ना और C नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा इंटेंसिटी के ऊपर। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मान लो 100 मेरे को मैक्सिमम फोटोन है मेरे बल्ब के अंदर, तो मैंने मान लो 50 60 70, तो बार बार क्या हुआ,
करंट का अमाउंट, देखो करंट का अमाउंट तो बढ़ रहा है 1 2 3, करंट का अमाउंट बढ़ रहा है, बट जो करंट रोकने का पोटेंशियल है वो हर बार कॉमन है। कहने का मतलब क्या है, वही इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच पाएगा यहाँ पे जिसका काइनेटिक एनर्जी या एक्सेलरेशन ज्यादा है, और सबका क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब उस पोटेंशियल के ऊपर क्या है वो रुक रहा है। समझ में आ गया, उसमें फोटो करंट जीरो हो रहा है। अब देखो वाई एक्सिस के ऊपर करंट है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपको पोटेंशियल शो कर रहा है, तो यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, मैंने प्लेट को रिवर्स किया है, प्लेट रिवर्स है यहाँ पे। रिवर्स का मतलब क्या है, P विद पॉजिटिव एंड C विद नेगेटिव। P किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ, और C किसके साथ है, नेगेटिव के साथ। और ये वाला ग्राफ कब मिलता है, P नेगेटिव से और C पॉजिटिव से। इसको एक बार डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ लेना ये है क्या, बाकी इसको पॉज करके या रिवर्स करके दोबारा सुन लेना इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ग्राफ है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब देखो हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है, मान लो ये आपके पास सीजियम है या आपके पास प्लेटिनम है या सिल्वर है, तो हर एक का अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, इसका पहले फ्रीक्वेंसी इतना है, इसका इतना है, तो ये कैसा ग्राफ मिलता है हमारे को, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर आपने देखा अभी, ये यहाँ पे ये आपके पास एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर है, वी नोट के बराबर है, मतलब वी नोट मतलब ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनर्जी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। अब आगे टॉपिक में आएगा भी, सही है, बाकी इसको याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इनमें डिफरेंस देख लेना, ये न्यू है और ये वी है, तो ये हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगा। फिर इसके बाद एक लास्ट ग्राफ आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम ना जो लाइट है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की गिरा रहे हैं, जैसे ν1 गिराया उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर ν2 फिर ν3, हम चेंज कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है ना, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। जो ये वाला ग्राफ था ना, ये वाला, इसके अंदर हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी, फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन सेम है, मतलब 100 तो है तो 100 ही रखेंगे हम, ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। तो और क्या कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे हम कांस्टेंट रखेंगे इंटेंसिटी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी कांस्टेंट और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें करंट तो सैचुरेशन में मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक बार ये मिलेगी, फिर बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी तो पोटेंशियल बढ़ गया, फिर बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी तो पोटेंशियल बढ़ गया। तो इस तरह से हमें यहाँ का ये ग्राफ मिलता रहेगा। क्लियर है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब लॉ कौन से होते हैं, जो हमने अभी ऊपर सारा डिस्कस किया वही हमारे लॉ बन गए। तो जैसे कोई गिवन मेटल है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट है वो मिनिमम होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होगा, वगैरह वगैरह। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए करंट को निकालने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। और दूसरा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। भाई अगर आपके नंबर 23 से कम आते हैं, मान लो इससे कम आए क्राइटेरिया से, तो क्या होगा, पास नहीं होगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब नेक्स्ट है इसके अंदर अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो मतलब मेरिट आ जाएगी, स्कोरिंग हो गया। मान लो आप 23 है, आपके कितने आ गए, मान लो 63 आ गए, 69 आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये क्राइटेरिया तो आपने पार कर दिया, तो ये वाले नंबर क्या करेंगे, आपको दूसरे बच्चों से आगे लेके जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया हमारा अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, इट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसे ही फोटोन आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद आता है इसके अंदर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी क्वांटम रेडिएशंस। क्या कहता है, क्वांटम ऑफ रेडिएशंस। ये कहता है कि कोई भी सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी के कारण क्या होता है, वहां पे एक तो वर्क फंक्शन परफॉर्म होता है। मिनिमम एनर्जी, मान लो h आ रही है, तो मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको मूव कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते कुछ इस तरह से हैं, जैसे k max इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h0। तो इसका इजी तरीका क्या होता है, h न्यू एनर्जी आ रही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू
किस किस में कन्वर्ट हो रही है, फाई नॉट में कन्वर्ट हो रही है, प्लस में के मैक्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये यहाँ लिख दिया, राइट। उसके बाद इसके अंदर रिलेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे के मैक्स को हमने यहाँ ले आए और एच न्यू और माइनस फाई नॉट कर दिया। अब आपको मैंने ऊपर रिलेशन में बताया था कि फाई नॉट की वैल्यू एच न्यू नॉट होती है, तो यहाँ पुट कर दिया एच न्यू नॉट, तो यहाँ क्या हो गया, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। तो अब के मैक्स को मैंने एक और चीज़ भी लिखवाई थी, ई वी नॉट भी बोलते हैं, तो ई वी नॉट लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया एच बाई ई। तो ये बार बार रिलेशन हम करेंगे, इसके ऊपर ग्राफ भी बनाए जाते हैं, जैसे एच बाई ई हमारा स्लोप रहता है, ठीक है। तो अब इसका इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आइंस्टाइन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी तो हमने कर लिया, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई फ्रीक्वेंसी हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो सी बाई लैम्डा नॉट, तो यहाँ से सी कॉमन आ गया दोनों में से, एच सी बाई ई, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, तो ये हमारा क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। जो पूछेगा उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इससे रिलेटेड ग्राफ, ये एच बाई ई, देखो ये ग्राफ, दो ग्राफ हैं इसके अंदर, एक तो है फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच में, दूसरा ग्राफ रहेगा फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो क्या करना है आपको, सिर्फ ये स्लोप शो करना है, यहाँ पे ये स्लोप एच बाई ई। तो यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, मैंने जैसे ऊपर बताया, हर एक मेटल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो जीरो से तो इजेक्ट नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉन, कुछ तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, मान लो 10 हर्ट्ज है, 12 हर्ट्ज है, कोई ना कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी तो रहेगी ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट में माइनस में आ रहा है, माइनस का माइनस फाई नॉट बाई ई। सेम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो यहाँ पे टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एच के बराबर आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ सेम रहेगा। और दूसरा इसके अंदर एक ग्राफ होता है फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी का करंट से कोई लेना देना नहीं होता, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फोटो करंट, इस बात को याद रखना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोटो करंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होता है कि हर जो पार्टिकल होता है, कोई भी पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वेव बनाएगा, एक पर्सन मूव कर रहा है वेव बनेगी, फुटबॉल को किक मारी फुटबॉल वेव बनाएगी, तो सबकी वेवलेंथ होती है, बट हमें ना वेवलेंथ दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम बी होता है ये फॉर्मूला। तो एम क्या होता है, मास ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी ना, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, तभी नहीं दिखती, ठीक है। तो ये एक रिलेशन था जो हमें डी ब्रॉगली ने दिया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। अब इसके ना बहुत से रिलेशन बनते हैं आगे, जैसे मोमेंटम का रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, तो लैम्डा का रिलेशन बन जाएगा एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। अब मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, रूट 2m के, यहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इज काइनेटिक एनर्जी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो हमारे को ये रिलेशन मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई रूट 2m के। अब अगला रिलेशन आता है वेवलेंथ का, किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। अब ऊपर मैंने आपको बताया था जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई वी नॉट होती है, तो लैम्डा की जगह, लैम्डा ये वाला फॉर्मूला है, इसकी जगह एच बाई के की जगह क्या आ जाएगा, ई वी नॉट आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करा, पी की वैल्यू रूट 2m के पुट कर दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी के अंदर, यहाँ ये पुट कर दो। उसके बाद इस रिलेशन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, मैंने आपको बोला 100 वोल्ट के ऊपर ना आप मुझे बताओ वेवलेंथ कितनी बनेगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 100 पुट कर दो। 100 पुट करने के बाद क्या होगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 122.27 डिवाइड बाई 10 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ना ये सारी एच की वैल्यू डालनी है, एम और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी डाल के ना ये फॉर्मूला बनता है, तो आप इसको याद रखेंगे। 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। आगे रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है 3/2 kBT, ये आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर, क्लास 11th का टॉपिक है, तो इसको एक बार रट लो। 3/2 kBT, kBT का मतलब क्या होता है, kB का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। बस आपको क्या करना है, k की जगह इसको पुट कर देना यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 2m 3/2 kBT, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3m kBT, h बाई 3m kBT आपका आंसर आ गया, राइट। ये छोटे मोटे रिलेशन आपको ध्यान रखने, h बाई एम वी, तो एम वी की जगह रूट 2m के की जगह कितना आ जाएगा ई वी नॉट, और के की जगह रूट बाय ये 3m kBT,
ओके लास्ट है इसके अंदर, इसके जो क्लासिकल वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द 3 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 3 ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे एक एक्सिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर, कि मतलब वेव थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि कोई भी मान लो रेडिएशन आ रही है तो वो रेडिएशन जब उस मेटल पे गिरेगी, कि वो ये नहीं बताएगी कि यहाँ पे ना कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो अपना अपना बताते थे कि यहाँ पे जब तक इसको एक स्पेसिफिक एनर्जी नहीं मिल जाती ये नहीं निकलेगा। तो उस टाइम पे ना ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं था। तो उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इन्होंने कहा जब ये वेव आ रही है ना, जब ये मतलब निकलने लायक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा। और इसका मतलब तो ये है ना, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है भाई, इलेक्ट्रॉन आया मतलब फोटोन आया, फोटोन आते ही इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करा और निकल गया। बट जो फोटोन है उस एनर्जी का होना चाहिए जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था। और दूसरा, द इंडिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन इंटेंसिटी एंड द डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो इंटेंसिटी एंड द इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, और किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब इंटेंसिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, EV0 के बराबर होती है। तो EV0 किसके बराबर होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। समझ में आ गया, राइट। दिस इज ऑल अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थैंक यू।